जाता है। मेरे बारे में कहा जा रहा है मैं 2004 से स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह जी के टाइम से नामांकन फॉर्म भर रहा हूँ। आज तक किसी भी फॉर्म में कोई गलती नहीं निकली है। आज तक की प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। मुझे तो आज 22 साल 23 साल का अनुभव इस बात का है। और मैं आज भी कहता हूँ, मेरा फॉर्म को ये अपन शपथ पत्र में जो आपराधिक प्रकरण की बात हो रही है उसको छोड़ के कोई आदमी अगर कह दे कि इसमें ये गलती थी, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। भाई क्यों इस तरह की बातें करते हैं? हमारे जो दर्शक पहली बार आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफली और सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई उस वक्त में कौन कौन मौजूद था, जब जानकारी भरी गई तो उस वक्त में कौन कौन मौजूद था, और ये जो जानकारी है इसको लेकर सबसे पहले आप लोगों को कब पता चला? क्या जब बीजेपी ने शिकायत कर दी तब ये जानकारी पता चली, या फिर ये जानकारी आपके पास थी, या आपके जो आसपास के लोग जो भी उस वक्त में मौजूद थे उनको थी लेकिन उसमें मेंशन नहीं की गई? मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। शरद जी, मैं आपकी बात का जवाब के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश के और मध्य प्रदेश के ख्यातिनाम एडवोकेट श्री विवेक तनखा साहब हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं। उनको 2 बार राज्यसभा का टिकट मिला, 2016 में और 2022 में। आपको ताज्जुब होगा, आज भी दस्तावेज सामने हैं। विवेक तनखा साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ मेरा फॉर्म धनुपिया जी भरेंगे और दोनों बार के नामांकन फॉर्म विवेक तनखा जी के मेरे द्वारा भरे गए, मेरे द्वारा कंप्लीट किए गए। इससे और मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या पड़ सकती किसी की? भाई उस वक्त क्या हुआ जब रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में आप लोगों की बहस उस कक्ष में हो रही थी, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनका तर्क क्या था, बीजेपी का जो है तर्क क्या था, और आप लोगों का क्या तर्क था? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों, ताकि दर्शक ये बात समझ सकें कि आखिरकार उस वक्त में जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन निरस्त किया, उस वक्त में दरअसल उस कक्ष में हो क्या रहा था, क्योंकि आप वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो उस वक्त कक्ष में मौजूद थे। ये तो बिल्कुल वन साइडेड है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही थी। सारे लोग देख रहे थे, 4-4-5 मंत्री वहां बैठे हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय घूम रहे थे, आपके भगवान दास सबरानी थे, राकेश सिंह जी थे, बाद में और दूसरे 2-3 मंत्री और आ गए थे, विष्णु शर्मा भी वहां पर थे, भारत प्रहलाद पटेल भी थे। काम लाइन लगी हुई थी भाई, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध हो रहा है। नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आक्षेप लगाना बहुत आसान है। मोबाइल और लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ उंगलियां चलाना है और बस सवाल खड़े कर देना है। मीनाक्षी नटराजन केस में जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया को निशाना बनाया जा रहा है, वो आखिर किस हद तक सही है और क्यों जेपी धनोपिया ट्रोलर्स के निशाने पे हैं? खुद जेपी धनोपिया जी हमारे साथ मौजूद है। जेपी धनोपिया जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी में। नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि छोटे से छोटे एक गांव की गली से लेके बड़े से बड़े चैनलों के प्रोग्राम्स में आप पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आप इन सवालों से अवगत हैं? आप तक भी ये सवाल पहुंचे हैं? और मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब देखने के बाद आपका क्या मत है? देखिए शरद जी, वास्तविकता ये है कि देश की, इस प्रदेश की और इस माहौल की खासियत ये है कि कोई भी व्यक्ति कीचड़ उछालने के लिए कुछ भी बोल सकता है और फ्री है, उस पर कोई कार्रवाई होने का वो नहीं रहता है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि नामांकन फॉर्म में कहाँ त्रुटि है, नामांकन फॉर्म निरस्त कहाँ हुआ है? नामांकन फॉर्म में कोई गलती नहीं है, नामांकन फॉर्म निरस्त भी नहीं हुआ है। उन्होंने तो कहा है कि शपथ पत्र में आपने आपराधिक प्रकरण नहीं दिखाया गया है, इसलिए आपका नामांकन फॉर्म निरस्त किया जा रहा है। और वो भी आपराधिक उस प्रकरण की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। एक नोटिस ऑफ रिस्पोंडेंट है, किसी ने कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट वाले मामले में नोटिस की बात हुई है और वो नोटिस कोई अपराध नहीं है, कोई प्रकरण नहीं है। और मीनाक्षी नटराजन जी स्वयं ने कहा है कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि अपराधी नहीं था, कोई केस ही नहीं है। उन्होंने खुद बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, मीनाक्षी नटराजन जी के वकील प्रकाश रातड़िया जी आए हुए थे, मैं था, उनके सहयोगी लोग थे, वो स्वयं थी। हम लोगों ने संडे को बैठ कर सारे पेपर तैयार करे, कंप्लीट किए। कहीं कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, किस तरह का माहौल नहीं है। ये तो लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ तो चाहिए कहने के लिए। जब मीनाक्षी जी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कह रही हैं या ये चीज़ मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि अपराध नहीं है, बड़े वकील हमारे आदरणीय सिंघवी साहब ने भी कहा कि अपराध नहीं है, तो क्या छिपा लिया गया? अगर मुझे इतना ही बताया गया होता कि नोटिस है तो मुझे लिखने में क्या फ़र्क पड़ रहा था? मुझे नोटिस लिखने में कोई आपत्ति होती क्या? और अगर नोटिस नहीं लिखा होता तो मीनाक्षी जी साइन क्यों नहीं करती उसके ऊपर? वो अपने आप बताती भाई इसमें कमी है। ये सब लोग बाद में करने का प्रयास है क्योंकि षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश के मुखिया लोगों को मालूम पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक अब बाहर जा रहे हैं, वो शायद उनको अब पकड़ के बाहर हो रहे हैं, उनको अपने प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इस बात के लिए एक नया षड्यंत्र रखा, एक कागज ला के फर्जी तरीके से उसके ख़त्म कराने किया।
ना इस तरह की स्थिति बनेगी, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो वही मतलब विधायक को खरीदना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक बिकाऊ नहीं है और उनकी अप्रोच के बाहर है, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। और जिस कागज़ की बात कर रहे हैं वो नोटिस है, केस नहीं है, उस पर केस नंबर भी नहीं है, किस तरह की उसकी बात नहीं है, और जिस व्यक्ति के द्वारा वह दिया गया था वो अधिकृत भी नहीं है। सवाल यह है कि जब आपने दिया गया है तो सर्टिफाइड कापी तो हो कोर्ट की, वो कुछ नहीं, फोटो कापी दी। क्योंकि इनका तो मन बन चुका था, सरकार के मुखिया ने और बाकी जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने तय कर लिया था कि हमें फॉर्म रिजेक्ट करना है और कर दिया। हमने टाइम मांगा, एक प्रक्रिया है कि इसमें कोई गलती है तो उस गलती को सुधारने के लिए या उसके जस्टिस देने के लिए आपको 6 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। तो गलती सुधारी भले ही दी जा सकती है, लेकिन जस्टिस दे सकते हैं कि हमने क्यों नहीं लिखा शपथ पत्र में प्रकरण नहीं है, हमें मौका ही नहीं दिया। हमने कहा हम कोर्ट से सर्टिफाइड कापी लेके आते हैं कि हमारे पास कोई केस नहीं है, 11 बजे टाइम दीजिए। पहले उन्होंने 11 बजे का टाइम दे दिया, लेकिन पीछे मध्य प्रदेश के 2-3 मंत्री बैठे हुए थे। एक मंत्री राकेश सिंह जी भी थे, जिनके साथ कभी इन्होंने अरविंद शर्मा ने लोकसभा में काम किया है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं 11 बजे तक का टाइम नहीं देंगे, तो साहब 5 बजे तक का दीजिए, 5 बजे का बोले साहब 5:30 का दीजिए। तो ये क्या मजाक के तौर पर बनाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आज कुछ भी बोले, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनके मन में चोर है, क्योंकि अगर विधायकों को मैनेज नहीं कर पाते और उनका प्रत्याशी 3 से हार जाता तो शायद उनके खिलाफ एक ऐसे माहौल बनता। मैं तो बहुत छोटा आदमी, मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, उनके खिलाफ इतना होता है कि शायद उन्हें त्यागपत्र देने की स्थिति बन जाती। वो सबको षड्यंत्र को उन्होंने रचा और सारा कार्रवाई की गई है। हो सकता है कि हमारे यहाँ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों ने ये नहीं किया। कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, किसी भी नेता की कोई गलती नहीं है। विधायक के सारे फॉर्म साइज सही है, हस्ताक्षर सही है, फॉर्म जमा हुआ है, सारे पेपर है, कहाँ कमी है। लेकिन चूंकि एक षड्यंत्र को उन्होंने करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह का कहा जाता है। ज़्यादा मेरे बारे में कहा जा रहा है, मैं 2004 से स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह जी के टाइम से नामांकन फॉर्म भर रहा हूँ, आज तक किसी भी फॉर्म में कोई गलती नहीं निकली है, आज तक की प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। मुझे तो आज 22-23 साल का अनुभव इस बात का है। और मैं आज भी कहता हूँ, मेरा फॉर्म को ये अपन शपथ पत्र में जो आपराधिक प्रकरण की बात हो रही है उसको छोड़ के कोई आदमी अगर कह दे कि इसमें ये गलती थी, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। भाई क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि क्या है कि अब सबकी आंखों में खटकता है, व्यक्ति दिखता है, इस तरह का आरोप लगाते हैं, लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है धनुपे जी। वैसे मैं जो भी दर्शक इस वक्त हमको सुन रहे हैं, द प्रेस हिंदी के जो दर्शक हैं और जिन्होंने हमें फॉलो नहीं भी किया है, हमें सब्सक्राइब नहीं भी किया है, अगर उन तक भी हमारी ये बात पहुंच रही है तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि जेपी धनोपिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत दमदारी से न केवल मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हैं बल्कि कानूनी पहलुओं पर भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हैं। और जैसा उन्होंने खुद कहा है कि लंबा चौड़ा 2 दशक से ज़्यादा का जो वक्त है वो उनको हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी की लीगल एड इस तरीके से करते आए हैं। लेकिन ये जो केस है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के इसमें आरोप हैं कि जो बात उन्होंने कही वो गलत बात के आधार पर जो फॉर्म में निरस्त किया गया है। लेकिन धनुपे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे जो दर्शक पहली बार आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफली और सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई उस वक्त में कौन कौन मौजूद था, जब जानकारी भरी गई तो उस वक्त में कौन कौन मौजूद था, और ये जो जानकारी है इसको लेकर सबसे पहले आप लोगों को कब पता चला? क्या जब बीजेपी ने शिकायत कर दी तब ये जानकारी पता चली, या फिर ये जानकारी आपके पास थी या आपके जो आसपास के लोग जो भी उस वक्त में मौजूद थे उनको थी लेकिन उसमें मेंशन नहीं की गई? मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी शरद जी, मैं आपकी बात का जवाब के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश के और मध्य प्रदेश के ख्यातिनाम एडवोकेट श्री विवेक तनखा साहब हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं। उनको 2 बार राज्यसभा का टिकट मिला, 2016 में और 2022 में। आपको ताज्जुब होगा, आज भी दस्तावेज सामने हैं। विवेक तनखा साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ मेरा फॉर्म धनुपिया जी भरेंगे और दोनों बार के नामांकन फॉर्म विवेक तनखा जी के मेरे द्वारा भरे गए, मेरे द्वारा कंप्लीट किए गए। इससे और मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या पड़ सकती है किसी की? भाई आप क्यों इस तरह की बातें करके लोग बातों को, माहौल को बिगाड़ने की बात करते हैं? बाकी रही आपकी बात की जवाब देने का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नामांकन फॉर्म जमा होता है तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उस फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज और उसमें मोटी मोटी सारी चीज़ों को वो देखें। उन्होंने देखा, उन्होंने बाकायदा हमें एक अपना दिया उसमें कि कोई भी दस्तावेज की कमी है क्या, कोई दस्तावेज की कमी नहीं थी। एक चेक लिस्ट होती है, उसमें लिखा उन्होंने शपथ पत्र है, नामांकन फॉर्म है, रसीद है, प्रमाण पत्र, सारी चीज़ लिख के दी, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि इस बात का मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र पहले ही तय हो चुका था। अब षड्यंत्र के पीछे तो कहीं ऐसी सीबीआई में जांच हो जाए ना तो मालूम पड़ेगा कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ से सरकार के पास आ गए, कहाँ बड़े नेताओं को बदनाम करने की बात लोग कर रहे हैं। इसमें वास्तविकता ये है कि षड्यंत्र तैयार होने के बाद में 2 बजे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस
रोहित आर्या साहब पहुंचते हैं, जबकि उनको इस तरह की जगहों में आने का कोई काम नहीं होता। वो ऑल इंडिया की भारतीय जनता पार्टी द्वारा कभी गठित वन नेशन वन इलेक्शन के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। वो आगे बैठते हो, ये साहब मैं बीजेपी की तरफ से आया हूँ, मैं और राहुल कोठारी बीजेपी की तरफ से आए हैं। मैंने कहा बीजेपी की तरफ से आने का कोई प्रावधान है अगर पार्टी का तो दिखा दे। निर्वाचन अधिकारी ने किताबें पलटी और उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कोई प्रावधान नहीं है, उनको मना कर दिया गया। अब क्या करें, उनके पास तो सारी, तो लोगों ने बिना किसी बात के एक किसी फार्म पे किसी नॉमिनेशन का नाम काट के एजेंट के रूप में रोहित शर्मा आर्य साहब का नाम लिख दिया गया। और इसके बाद में आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने कहा कि भाई किस शिकायत की बात हो रही है, तो ये हमने जवाब दिया है तो महेश केवट जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका ऑर्डर हमारा दिया है कि महेश केवट की ओर से रोहित आर्य साहब ने अपनी बहस की और उन्होंने ये बताया और ऐसा हुआ। महेश केवट के आवेदन को देख तो लीजिए आप, कहीं लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर, कोई शिकायत ही नहीं है, तेलंगाना केस के बारे में हवाला ही नहीं है। अब हड़बड़ाहट में ऑर्डर करना है तो लिख दिया, क्या कर सकते हैं, ऊपर हाथ से कागज पे काले पेन से लिखा हुआ है इनके खिलाफ तेलंगाना में केस है। भाई वो भी ऑलरेडी बस ऐसी हैंडराइटिंग पढ़ भी नहीं सकता है। और राहुल कोठारी जी का सवाल है, ना तो वो वोटर हैं ना वो कैंडिडेट है, तो कैसे वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार करते हुए बिल्कुल ऐसा मन बना के बैठे हुए थे। जब हम पहुंचे तो टाइप ऑर्डर हो चुका था भाई, टाइप 6:30 बजे का टाइम दिया गया, अब टाइप है, हमारी बात को एक बात नहीं लिखी गई। आपने कहीं दुनिया में देखा है कि किसी भी आदमी के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, जो आरोप के जवाब दिए जाते हैं दोनों लिखे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि आरोप हमने एक्सेप्ट किए या हमने रिजेक्ट किए। ऑर्डर पढ़ा के पलट लीजिए, देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि क्या किया उन्होंने आरोप लिखे, ये आरोप हैं, हमने जवाब दिया उनका, उन्होंने हवाले नहीं दिया, हमारी बात है वही नहीं किया, हमने सारी खंडन किया, कुछ नहीं किया। मेरे साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट जो एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं श्री अजय गुप्ता, वो साथ में थे, उन्होंने बहस करी पूरी, सारा उनको बताया, लेकिन मानने को सुनने को तैयार ही नहीं है ना कोई अपील ना कोई दलील। जो ऊपर वालों ने उनसे कहा वही फाइनल हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता, लगाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मेरी आत्मा जानती है, मेरा दिल जानता है। और मीनाक्षी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही हैं, कह रही हैं कि हमने इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं किया, ऐसी शपथ में लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, मैं धनु भाई जी, मैं चाहता हूं कि उस वक्त क्या हुआ जब रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में आप लोगों की बहस उस कक्ष में हो रही थी, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनका तर्क क्या था, बीजेपी का जो है तर्क क्या था और आप लोगों का क्या तर्क था। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों, ताकि दर्शक ये बात समझ सकें कि आखिरकार उस वक्त में जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन निरस्त किया, उस वक्त में दरअसल उस कक्ष में हो क्या रहा था, क्योंकि आप वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो उस वक्त कक्ष में मौजूद थे। 5:30 बजे का टाइम उन्होंने रखा हमारे जवाब देने के लिए। 5:30 बजे हम पहुंचे। 5:30 बजे के बाद हालत ये थी कि कौन किसकी तरफ से है यही नहीं पता पड़ रहा था। वहाँ तो 3 कैंडिडेट के नाम पर, भाई मेरा कहना सिस्टम होता है ना, एक प्रत्याशी का एक व्यक्ति अधिकृत होगा। वहाँ तो एक ही व्यक्ति 3-3, 4-4 लोगों के बारे में बोल रहा था। कोई दिल्ली से आए हुए थे चुप के प्रतिनिधि, वो चुप साहब के प्रतिनिधि भी महेश केवट के नहीं बोल रहे थे। आदरणीय रोहित आर्या साहब जस्टिस, वो भी महेश को बोल रहे थे, और राहुल कोठारी के वो कर रहे थे। और जबकि महेश केवट के आवेदन में आपत्ति में कहीं हवाला ही नहीं है इस चीज़ का। सवाल ये है, लेकिन आदरणीय प्रिसाइडिंग ऑफिसर नजर मिलाने की पोजीशन में नहीं थे। हमारे आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद हमें देख तक नहीं रहते, और उन्होंने नाम तक नहीं लिखा उसके अंदर कि हम लोगों ने बहस की, हम लोगों ने अजय गुप्ता जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ भी हवाला नहीं दिया, ना हमारे जवाब को उन्होंने रिकॉर्ड पर लिया। इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है भाई, ये तो बिल्कुल वन साइडेड है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही थी, सारे लोग देख रहे थे। 4-4, 5 मंत्री वहां बैठे हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय घूम रहे थे, आपके भगवान दास सबरानी थे, राकेश सिंह जी थे, बाद में और दूसरे 2-3 मंत्री और आ गए थे, विष्णु शर्मा भी वहां पर थे, भारत प्रताप पटेल भी थे। काम लाइन लगी हुई थी भाई, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध हो रहा है। 450-500 लोगों की भीड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की विधानसभा प्रांगण में घुस के नारेबाजी कर रही थी। ये तो आलम था उस दिन का भाई, अब उसके लिए क्या इसको कहा जाए। जबकि हमारे कांग्रेस के नेता लोग, पूर्व विधायक कक्ष जो है उसमें बैठे हुए थे, वहां उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन कांग्रेस के लोगों को करने की बात कर रहे थे कि आप बाहर चलिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाधिकृत रूप से हाल में बैठे हुए थे, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। इससे ज्यादा और वन साइडेड काम क्या होगा, ये एक पक्ष की कार्रवाई करने क्या होगा, ये पक्षपात क्या होगा। और ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनको रिटर्न ऑफिसर बनाया गया है, इनका चरित्र तो देखिए, ये क्या है। लोकसभा में थे, लोकसभा से इनको रिटायरमेंट के 4 दिन पहले मध्य प्रदेश आया गया।
और मध्य प्रदेश में आदरणीय जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर साहब उनको लेके आए और लाके उनको रेगुलर विधानसभा में कर दिया गया। रिटायर्ड पर्सन है, उनको किस तरह से कर दिया गया, क्योंकि उनको अपने घपले कराने थे, इसलिए ऐसे आदमी को बैठा रखा था। ये उनकी नीयत में खोट था। और दूसरी बात शरद जी बोलना चाहता हूं, जब आपको मालूम है कि आप अधिकृत ही नहीं है, आपका वोट ही नहीं है, 1 वोट 2 वोट 3 वोट नहीं, 10 वोट सीधे कम है आपके पास, आपने क्यों प्रत्याशित था? क्यों? आपको साफ था कि हम या तो विधायकों को मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम तो रिजेक्ट करवाएंगे। और जब विधायकों को मैनेज करने की स्थिति नहीं बनी तो उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया, बिना किसी बात करा दिया। आज आप देखिएगा, आज ही एक समाचार, प्रमुख समाचार पत्र फ्रंट पेज छपा है कि वो प्रकरण जिसके ऊपर इनका फॉर्म दर्ज किया गया है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है प्रकरण। इससे और ताज्जुब की बात क्या होगी? अच्छा धनोपे जी, एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए वो जो जानकारी है कोर्ट के समन की या कोर्ट के नोटिस की, अगर आप लोग शपथ पत्र में दे देते तो शायद इतना बड़ा जो प्रकरण आज खड़ा हो गया है या इतनी बड़ी कीमत जो मीनाक्षी नटराजन को चुकानी पड़ी है वो शायद नहीं चुकानी पड़ती। तो क्या आपको लगता है कि इस बिंदु पे आप लोगों से कोई गलती हो गई? बिल्कुल, देखिए सही बात है, वो शामिल हो जाने के बाद में कुछ भी नहीं होता, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमारी आदरणीय प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ईमानदार और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास अपराध ही नहीं है तो मैं ऐसे अपराध क्यों मानूं। उन्होंने अगर इतना भी मुझे बताया होता, हम लोगों को बताया होता कि मेरे को कोई ऐसा नोटिस मिला है तेलंगाना से, हम उसको फिर भी शामिल करा देते। जब हमने बाद में कहा कि दीदी आपने इस बात को बताया ही नहीं, वो उन्होंने पहले ही कहा कि है ही नहीं प्रकरण, मैं क्या बताऊंगी। और वो इस बात पे स्टंट कर रही हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने इस बात को स्टंट किया है कि मैंने इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया, ये अपराध ही नहीं है। अपराध होता तो मैं डिस्क्लोज करती, जब अपराध नहीं है तो क्यों डिस्क्लोज करें। इसलिए आदरणीय मीनाक्षी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। कहाँ किसी की गलती होगी भाई? कोई भी आदमी को आपको सपने आएंगे क्या मेरे खिलाफ कौन से केस चल रहे हैं या मुझे क्या करना है? जब मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप क्या बताएंगे? ठीक है धनोपे जी, लेकिन अब तो कह सकते हैं कि वक्त जो है आप लोगों के हाथ से फिसल गया है, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिली, आगे की आप लोगों की प्लानिंग? पूरी पार्टी के आप नेताओं के साथ बैठे होंगे, लीगल सेल के जो आपके पदाधिकारी हैं उनके साथ आप बैठे होंगे, अब आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, एक्चुअली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो तो बिल्कुल लीगल वे पे है कि भाई हमारे को चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, आप जाके आप इलेक्शन पिटीशन लगाइए। लेकिन ये चीज़ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट एक दिन पहले अगर बोल देते तो क्या बिगड़ जाता? 11 तारीख को ही बोल देते, वो 12 तारीख की डेट बढ़ाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? आपने एक उम्मीद जगा दी कि हम कल सुनवाई करेंगे आपकी, और उसके बाद आखिरी में सिंगल लाइन कह दी कि नहीं हमको अधिकार नहीं है, आप तो जाइए और हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखिए। तो आप इसको लगाइए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लीगल कहा है, लेकिन एक दिन पहले भी कह सकते थे ना। आज बिल्कुल स्थिति साफ है कि इलेक्शन पिटीशन दायर होगी, इलेक्शन पिटीशन दायर होने के बाद में अगर न्याय जिंदा है और जल्दी न्याय मिल गया तो तीनों जो बने हुए राज्यसभा के सदस्य, इन तीनों की सदस्यता खत्म होगी और दोबारा चुनाव होंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि बंटू पर किसी के प्रति हुआ हारने जीतने वाले। हमारा जो चुनाव है वो तीनों प्रत्याशियों के साथ था, तो इसलिए तीनों की सदस्यता समाप्त होगी और दोबारा चुनाव होंगे। अगर चुनाव में ईमानदारी से निर्णय हुआ तो बहुत जल्दी आपको सामने देखने को मिल जाएगा स्थिति क्या है। ठीक है जेपी धनोपे जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित तौर पर वो जो लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी आपके जवाबों से उनके जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। अब देखना ये है कि आखिरकार इस पूरे जो प्रकरण का पटाक्षेप है वो आखिरकार आगे होता क्या है। तो द प्रेस हिंदी के साथ आप थे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।